अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 पास्ट पेपर सोल्यूशन को। और बेसिकली ये पेपर जिन बच्चों की सप्ली थी या जिन्होंने इम्प्रूव किया वो पेपर है, उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो 2025 में फेडरल बोर्ड का जो फाइनल पेपर था उस पार्ट 1 में हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ना शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स और एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद देयर और ऑप्शन को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए अवॉइड करनी है। देखिए, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना होता है। अभी चूंकि लास्ट टाइम ऐसा था कि शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था और जो लॉन्ग था हमारे पास वो था 4 का, ठीक है। बट अभी ऐसे है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। टोटल आपके जो मार्क्स जो कंप्यूटर का पेपर है वो 60 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है ना। तो आपने स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्योंकि हर एक चीज़ का नंबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज आर नेचुरल सिस्टम, गिव टू एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है और उनकी एग्जांपल्स बताएं। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हमने को बहुत रॉकेट साइंस टाइप क्वेश्चन नहीं आया। तो नेचुरल सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो कुदरत की तरफ से होता है, यानी इंसान ने उसे डिजाइन या क्रिएट नहीं किया होता। ओके, अब देखें, ये सिस्टम्स अपने आप नेचुरल लॉज के मुताबिक काम करते हैं और इन्हें जो है ना मैनुअली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। नेचुरल सिस्टम्स एनवायरनमेंट का जो है ना बैलेंस में लाइक हम कह सकते हैं उनको बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। किस तरह से कि और जो है ना लाइक प्रॉपर हमारी ज़िंदगी के लिए इनकी एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस है। वो कैसे? अगर इंसान इन सिस्टम्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन हम इनको कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। वाटर सिस्टम है, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते सोलर सिस्टम को, वाटर साइकिल को। ये नेचुरल सिस्टम्स का एक बेहतरीन एग्जांपल्स हैं और बेसिकली ये जो है ना कुदरती निज़ाम के तहत चलती हैं। इसमें कोई ह्यूमन का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, हाँ, ह्यूमन फैक्टर्स इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि हम जो है ना इनको नेचुरल सिस्टम्स को कह सकते हैं कि इनको ख़राब करने में, पोल्यूट करने में हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो इनके लिए नुकसानदेह होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी इस तरह से भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, अच्छा, रैम जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा सिंपल है लेकिन हमेशा बच्चे गलत लिख के आते हैं। तो ये आपने बड़ा केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना है और प्रॉपर आंसर लिखना है। रैम और रोम दोनों कंप्यूटर की मेमोरी होती है लेकिन उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। रैम जो है ना टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, जबकि रोम परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा पावर ऑफ होने के बावजूद वहाँ पे सेफ रहता है। ओके, रैम प्रोग्राम्स और एप्स को रन करने के लिए यूज़ होती है, जबकि जो रोम है ना उसमें स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। इसलिए रैम फास्ट और इजीली चेंजेबल होती है, जबकि रोम चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव टू एग्जांपल्स। के भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो यूज़र से डेटा या इंस्ट्रक्शंस लेकर कंप्यूटर को देती हैं। कंप्यूटर खुद ब खुद तो कुछ नहीं करता ना, इसलिए इनपुट डिवाइसेस उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ह्यूमन एक्शंस जैसे कि टाइपिंग, क्लिकिंग या बोलने को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस डेटा प्रोसेसिंग का जो है ना पहला स्टेप होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। ओके, अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। इसकी जगह फंक्शन ऑफ एएलयू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कंट्रोल यूनिट का काम बताना है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो हिस्सा होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सीयू खुद डेटा प्रोसेस नहीं करता, लेकिन एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कब और कैसे काम करना है। ये डेटा के फ्लो को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि हर काम सही ऑर्डर में हो, ठीक है। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें ना तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर होता है
जो सब कंपोनेंट्स को गाइड करता है, जैसे CU ALU को ये बताता है कि कैलकुलेशंस कब परफॉर्म करनी। ओके, नेक्स्ट वन इज write down the difference between data bus and address bus, any 2 points। चूंकि ये वो पेपर है जिसमें हर शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 2 थे, तो यहाँ पे 2-2 पॉइंट्स ही पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा गिव 2 एग्जांपल्स इस तरह से। बट अब चूंकि पेपर 3 मार्क्स का उसमें लाइक शॉर्ट होगा और 6 का लॉन्ग, तो आपने बड़ा केयरफुली रीड करना है, क्योंकि हर नंबर की वैल्यू है। अगर आप एग्जाम्पल स्किप कर देंगे तो माइट भी एग्जाम्पल के 2 नंबर हों, डेफिनेशन का एक, कभी डेफिनेशन के 2 हो सकते हैं, एग्जाम्पल का एक। तो इस तरह से ना आपने क्वेश्चन की को स्टेटमेंट को रीड करते हुए उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, किस चीज़ पे ज़्यादा जो है ना जोर दिया जा रहा है, उसके मुताबिक आपने आंसर लिखना है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में डेटा बस और एड्रेस बस का डिफरेंस पूछे जा रहा है। डेटा बस वो पाथवे होता है जो एक्चुअल डेटा को कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसफ़र करता है। देखिए, हम कह सकते हैं कि जबकि एड्रेस बस जो है ना, सिर्फ हम कह सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बताता है कि डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ रखना है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब डेटा दोनों तरफ जा सकता है। ओके, जबकि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस पहले लोकेशन आइडेंटिफाई करती है, फिर डेटा बस उस लोकेशन से डेटा लेकर आती है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोर्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में पोर्ट्स के बारे में शॉर्ट, लेकिन हमने जो है ना क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, पोर्ट्स कंप्यूटर के फिजिकल कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जहां एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। इनकी हेल्प से डेटा ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन होती है और डिफरेंट डिवाइसेस अपना काम करती हैं। हर पोर्ट के अपने स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे कि किसी का डिस्प्ले के लिए, किसी का डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और पोर्ट्स कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाती हैं। यूएसबी पोर्ट की बात कर दें, हम वीजीए पोर्ट की बात कर दें, एचडीएमआई पोर्ट की बात कर दें, तो ये इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लिस्ट डाउन एनी 2 phases ऑफ डिजाइन थिंकिंग। यहाँ पे डिजाइन थिंकिंग के 2 phases हमने बताने। डिजाइन थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जो यूजर की नीड्स को समझने पर फोकस करता है। ठीक है, इसका पहला फेज होता है एम्फसाइज, जिसमें यूजर्स के प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को डीपली समझा जाता है। दूसरे फेज होता है आइडिएट, जिसमें उस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट किए जाते हैं। इस प्रोसेस का गोल यूजर फ्रेंडली और इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनाना होता है, जैसे स्टूडेंट फ्रेंडली कोई हम ऐप डिजाइन कर दें। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की खसूसियात यहाँ पे पूछी गई हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स पर ये बेस्ड थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था और साइज में बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते थे, यानी कि इंटायर रूम का साइज ये लेते थे। ठीक है, ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, फिर हीटअप भी हो जाते थे। इनके ना लाइक ब्लास्ट होने का खतरा भी होता था इनकी वजह से। ठीक है, और ये इतने महंगे थे ना, इनको मेंटेन करना मुश्किल था। ठीक है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। इन कंप्यूटर्स का यूज़ भी लिमिटेड था। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर जो है ना, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एक एग्जांपल भी है। नेक्स्ट वन इज राइट अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल। इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। एरर्स फाइंड करना, स्टेटमेंट को सही से लिखना, या फिर आउटपुट प्रिडिक्ट करना कोड दिया हो तो। ठीक है, यूनिट 3 से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, हमेशा आते हैं। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है। तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स var, let या const के जरिए डिक्लेयर किए जाते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होता है। ठीक है, अब वेरिएबल्स प्रोग्राम का ना को जो है ना वो डायनेमिक और यूजफुल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट लिखी है, लेट एज इक्वल्स टू 18 एंड देन सेमीकोलन, जिसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, और वैल्यू भी असाइन हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज बेसिकली पूछा गया है कि क्यों होता है।
ऑपरेटर्स जो है ना जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस और लॉजिकल डिसीजंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर या चेक कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो प्रोग्राम को फंक्शनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज डीबगिंग इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। बग आपको पता है ना क्या होता है, एरर होता है, तो डीबगिंग उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे डीबगिंग की हमने इम्पोर्टेंस बतानी है। डीबगिंग प्रोग्रामिंग का वो प्रोसेस है जिसमें एरर्स या मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जाता है। इससे प्रोग्राम की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और आउटपुट करेक्ट आता है। डीबगिंग लॉन्ग रन में जो है ना टाइम और एफर्ट सेव करती है और प्रोग्राम को रिलायबल बनाती है। अगर डीबगिंग ना की जाए तो प्रोग्राम गलत रिजल्ट्स दे सकता है, जैसे कि कोड में सिंटैक्स एरर को फिक्स करना डीबगिंग कहलाता है, ठीक है। ओके, अब है हमारे पास और पार्ट, ठीक है। ये हर क्वेश्चन का और पार्ट है। ये जैसे ये है ना व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन, फर्स्ट वन का ये और पार्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट हमें जो है ना बताना है। डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना। जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी और मुश्किल हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि हर हिस्सा आसानी से समझ आ जाए और सॉल्व हो सके। जब हम प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं तो प्लानिंग जो है ना क्लियर हो जाती है और सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बनाना इजी होता है। अब ये जो टेक्निक है ना ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये कम्प्लेक्सिटी को कम कर देती है। जैसे कि वेबसाइट बनाना हो तो पूरे काम एक साथ करने के बजाय उसे पेजेस, डिज़ाइन और कोडिंग में डिवाइड कर दिया जाता है। सही है। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो है ना बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंसान को लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से सोचना सिखाती है, जिससे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। इस थिंकिंग के ज़रिए हम मुश्किल मसले को छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, ठीक है। ये स्किल सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं बल्कि आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करती है। आपको डेली लाइफ में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई वो कम्प्लेक्स टास्क है तो आप अगर उसको ब्रेक कर दें, जैसे आपने किसी की बर्थडे पार्टी प्लान करनी है तो आप थोड़े जो टास्क है ना उनको डिवाइड कर दें 2-3 लोगों में, तो इजीली आपका सेटअप जो है वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। फिर ज़्यादा कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी एक ही बंदे को। ओके, तो बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग से सॉल्यूशंस जो है ना ज़्यादा एफिशिएंट, एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे मैथ प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करना। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोड में एरर फाइंड करना, कोई कोड लिखा हो उसकी आउटपुट फाइंड करना, या फिर कोई आउटपुट दी हो उसका कोड लिखना। ओके, यहाँ पे जो है ना हमने जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा है और हमने उसकी आउटपुट बतानी। इस कोड में अगर आप देखें तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन यूज़ किया गया है जो वेब पेज पर डायरेक्ट टेक्स्ट शो करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यही पर्पज़ होता है ना। तो जो टेक्स्ट कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है वही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस कोड में कोई आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक सिंपल आपने मैसेज जो है ना लिख देना है कि जब कोड रन होगा आप स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख दें और आपके पास एक आउटपुट शो होगी कंप्यूटर साइंस। दैट्स इट। आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका फाइनल आउटपुट यही है। ओके, देन है राइट यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ हमने उसके 2 यूजेस बताने। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा यूज़ ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन भी ही कहती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। तो हम जो है ना अपनी फाइल्स इंटरनेट पर सेव कर सकते हैं और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज डेटा बैकअप के लिए भी यूज़ होती हैं, जिससे डिवाइस ख़राब होने पर भी जो है ना हम कह सकते हैं कि डेटा सेफ रहता है।
क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस की स्टोरेज स्पेस सेव करती है और लोगों को ऑनलाइन कोलैबोरेशन का मौका देती है। गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जो है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग की कॉमन एग्जांपल्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स B एंड U। अच्छा, यहाँ पे आपसे इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टैग्स आप लिखे होंगे, आपने उनका पर्पस बताना है, ठीक है। तो बी और यू टैग्स का यूज़ होता है, बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ठीक है। HTML में बी टैग यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट हो जाए। जबकि यू टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, जो किसी खास लफ्ज़ या हेडिंग पर फोकस देने का काम आता है, ठीक है। दोनों टैग्स वेब पेज के टेक्स्ट को ज़्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, सिंपली ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मकसद ये समझना है कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्यों ज़रूरी होती है। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब होता है पर्सनल और सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जाए। प्राइवेसी इंश्योर करती है कि डेटा गलत तरीके से यूज़ ना हो और एथिकली हैंडल किया जाए। इससे यूज़र्स और सिस्टम्स के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होता है और डेटा मिसयूज़ का रिस्क कम होता है। मिसाल के तौर पर पर्सनल अकाउंट्स और पासवर्ड लगाना इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। एनी 2 पॉइंट्स। यहाँ पे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मोस्टली दो बातों को ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, बट अभी आपने इस चीज़ पे जो है ना, इसको आपने जहन नशीन करना है कि नेक्स्ट जो पेपर है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आएगा शॉर्ट। ओके, बेसिकली ये जो आंसर है ना, ये आपके 3 मार्क्स को भी कवर कर रहा है, बट अगर आप कोई डिटेल अलग से एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट अभी जो आंसर्स लिखे गए हैं आपके 3 मार्क्स को भी कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स का कंपैरिजन जो है वो बताना है। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जहाँ कंटेंट फिक्स्ड होता है और हर यूज़र को सेम नज़र आता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स का कंटेंट टाइम या यूज़र के हिसाब से जो है ना चेंज होता रहता है। स्टैटिक वेबसाइट सिंपल और फास्ट होती हैं, लेकिन उन्हें अपडेट करने के लिए मैनुअली कोड चेंज करना पड़ता है। डायनेमिक वेबसाइट्स डेटाबेसेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट स्टैटिक और फेसबुक जो है ना, डायनेमिक वेबसाइट की एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट वन इज करेक्ट एनी 4 एरर्स इन द गिवन HTML कोड। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में इस तरह का, ठीक है, कि आपने एरर्स फाइंड करने होते हैं और उनको रीराइट करना है, और ये इतना आसान है, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे ना, फ़ौरन से इसे अटेम्प्ट ज़रूर करें। एरर्स कोड में कोई एरर्स गिवन होते हैं, माइट भी कोई स्लैश मिसिंग हो, कोई क्लोजिंग टैग मिसिंग हो, तो सिंपली आपने वो चीज़ें लिखनी होती हैं। दिए कोड, ये जो हमारे पास दिया गया कोड है ना, इसमें टैग्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किए गए। टाइटल टैग को अगर आप देखें तो टाइटल टैग जो है वो है ही नहीं क्लोजिंग टैग में, और बॉडी टैग गलत लिखे गए हैं। पैराग्राफ टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग भी जो है वो गलत है। देखिए, पैराग्राफ यहाँ पे पहले ही क्लोज है और फिर जो है ना बाद में स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट हमने जब कोड लिखा तो इसमें हमने ये चीज़ें फिक्स की हैं। एक तो हमने टाइटल को क्लोज किया है, ठीक है, हमने पैराग्राफ टैग को सही करके लिखा। ओके, ताकि जो है ना, जब HTML स्ट्रक्चर ठीक होता है ना, तो तभी वो वेब पेज पे आपको वेब पे आउटपुट शो करता है, अदरवाइज आपको आउटपुट शो नहीं होती। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर का एक डिज़ाइन मॉडल है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए सेम मेमोरी यूज़ होती है। ये जो है ना MCQ में भी आ सकता है ये सेम मेमोरी वाली बात। इस आर्किटेक्चर में CPU, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट में जो है ना, ये बेसिकली मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं जिससे प्रोसेसिंग सिंपल हो जाती है। ये मॉडल अर्ली कंप्यूटर्स के लिए बहुत यूज़फुल था और आज भी जो है ना, बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। अच्छा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा का अगर हम देखें तो डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो काउंट किया जा सकता है, जिसके बीच गैप्स होते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस डेटा वो होता है जो मेजर किया जाता है और जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट डेटा फिक्स्ड वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है,
जैसे स्टूडेंट्स की तादाद, जबकि कॉन्टिन्यूस डेटा जैसे टेम्परेचर या हाइट होता है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है. ओके. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिशिंग, जालसाजी, जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल. आए दिन आपको कॉल्स आती होंगी ना कि आप हमें ये नंबर सेंड कर दें, अपना इसी पैसा का नंबर सेंड कर दें, ये आपका कोई पार्सल आया है, आप हमें ये कोड सेंड कर दें, हम आपको पार्सल जो है वो आपके एड्रेस पे पहुंचा देंगे. ये सब फिशिंग है. बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद फिशिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है. फिशिंग एक साइबर क्राइम टेक्निक है, ठीक है, जिसमें अटैकर्स यूजर्स को धोखा देकर जालसाजी के जरिए उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. ये अक्सर फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स के जरिए होता है या फिर कॉल्स के जरिए भी अब, ठीक है. तो फिशिंग का टारगेट जो है ना, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स और पर्सनल डेटा होता है, जिससे फाइनेंशियल और डेटा लॉस हो सकता है. जैसे कि फेक बैंक ईमेल जो लॉगिन डिटेल्स मांगती है, फिशिंग की ये क्लियर एग्जांपल है. ओके. और फिर फिशिंग ईमेल्स को आप इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें ना बड़े आई कैचिंग से कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू वन अ लॉटरी, या फिर कैश प्राइज की कुछ, ये जो है ना इस तरह की, इसकी जो है ना हम कह सकते हैं कि कीवर्ड्स होते हैं इन ईमेल्स के से. ओके. अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड्स विद वन एग्जांपल ऑफ ईच. ये जो है ना डेटा ट्रांसमिशन मोड से ये क्वेश्चन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे ना दो कम्युनिकेशन मोड्स के बारे में पूछा जा रहा है. ओके. और साथ में हमने हर एक की एग्जांपल भी देनी है. यहाँ फोकस ये होता है कि डेटा किस डायरेक्शन में और किस तरह ट्रांसफर करता है. हाफ डुप्लेक्स मोड वो सिस्टम होता है जिसमें डेटा दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन एक ही वक्त में सिर्फ एक साइड एक्टिव होती है. ये नहीं कि दोनों तरफ एक साथ जा रहा होता है, कि नॉट साइमल्टेनियसली. मतलब या तो एक डिवाइस सेंड करेगी डेटा को या दूसरे रिसीव करेगी. ओके. दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती. इसी वजह से कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप होती है और थोड़ा डिले इसमें आ सकता है, ठीक है, विच में काज डिले, ये बात. ओके. अब देखें, जो जहाँ कॉन्टिन्यूस बातचीत ज़रूरी हो ना, तो वहाँ पे हाफ डुप्लेक्स हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूस बातचीत ज़रूरी ना हो, ओके, वहाँ हाफ डुप्लेक्स काफ़ी होता है. जैसे कि हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल की अगर हम बात करें, एटीएम, ठीक है, एटीएम मशीन इसकी एक एग्जांपल है. यूज़र जो है वो कार्ड इंसर्ट करता है, मशीन रिस्पॉन्ड करती है, फिर आगे टास्क परफॉर्म हो रहा होता है इस तरह से. अच्छा, फिर हम बातें हैं या वॉकी टॉकी भी इसकी एक एग्जांपल है, जिसमें एक बंदा बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता है. जब पहला चुप होता है तो तब फिर दूसरा बोल सकता है. इसके मुकाबले में जो फुल डुप्लेक्स मोड है ना, दोनों डायरेक्शंस में एक ही वक्त में ट्रांसफर होता है डेटा, जिससे कम्युनिकेशन फास्ट और स्मूथ होती है. टेलीफोन कॉल फुल डुप्लेक्स की एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां दोनों लोग एक साथ बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. नेक्स्ट वन है, इसी का ये और ऑप्शन है, एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग विद एग्जांपल्स. पहला प्रिंसिपल होता है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिकम्पोजिशन को. इसका मतलब ये है कि किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे और सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि आप उनका सलूशन आसानी से ढूंढ सकें, आसानी से उनको सॉल्व कर सकें, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और एक अच्छा सलूशन भी आपके पास हो जाए. जब प्रॉब्लम छोटे हिस्सों में ब्रेक होती है ना, तो उसको समझना, सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज वन. प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिज़ाइन में डिकम्पोजिशन बहुत यूज़ होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ हैंडल करना बहुत कम्प्लेक्स हो सकता है. ओके. और जो पैटर्न रिकग्निशन है, इसमें हम प्रॉब्लम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ या रिपीटेड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जब पैटर्न समझ आ जाते हैं तो हम रिपीटेड काम को अवॉइड कर सकते हैं और सॉल्यूशन ज़्यादा फास्ट बन जाता है. जैसे मैथ के क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला बार बार अप्लाई होता है ना, तो प्रोग्रामिंग में भी जब स्टेप्स रिपीट हो रहे होते हैं तो लूप्स यूज़ की जाती हैं, है ना, ताकि हमारा काम जो है ना, उसमें हमने सिमिलर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दिया ताकि वो काम बार बार ना किया जाए. जैसे फंक्शंस बना लिए जाते हैं और उनको कॉल कर दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज राइट इन HTML कोड टू क्रिएट अ वेब पेज विद हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक. इस क्वेश्चन में हमसे HTML का प्रैक्टिकल यूज़ पूछा जा रहा है.
यहाँ गोल ये है कि आप एक सिंपल वेब पेज बनाएं जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक मौजूद हो। इसका मतलब है कि बेसिक HTML स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ओके, HTML वेब पेज हमेशा डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है। फिर HTML जो है लिखना होता है आपने हेड, ये इसका एक हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। डॉम ट्री इसी तरह से होती है। HTML हेड टाइटल में आप उस जो भी आप बना रहे हो उस पेज का टाइटल लिखते हैं। टैग को आपने प्रॉपरली क्लोज जरूर करना है। ओके, और HTML में जो है वो हर चीज़ आप टैग्स में ही लिख रहे होते हैं। ये एनीथिंग इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट इज नोन एज टैग। ओके, अच्छा, हेडिंग के लिए आप यहाँ पे हमने यूज़ किया H1। हेडिंग्स होती हैं हमारे पास H1 से H6 तक, और H1 हमारे पास सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। ओके, एंड H6 इज स्मॉलेस्ट वन। फिर हमने एक पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ किया है, ठीक है। और एक सिंपल सा हमने पैराग्राफ लिख लिया कि कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वर्क टुगेदर। सिंपली हमने एक पैराग्राफ लिखा और इसको क्लोज कर दिया। चूंकि हमसे क्वेश्चन में किस चीज़ की डिमांड थी, यहाँ पे अगर आप देखें पैराग्राफ एंड लिंक, तो लिंक हम कैसे ऐड करते हैं, Ahref के थ्रू, ठीक है। यानी कि लिंक के लिए हमने ए टैग का यूज़ किया, और ये अक्सर MCQ में जब आता है ना, बच्चे गलत कर लेते हैं कि लिंक के लिए href टैग यूज़ होता है। हाइपर रेफरेंस नहीं, बल्कि आपने ए लिखना होता है, ए टैग यूज़ होता है। ओके, अच्छा, हर टैग का अपना जो है ना स्पेसिफिक रोल होता है जो वेब पेज को रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास बॉडी का टैग क्लोज होता है और HTML का, ठीक है। सिंपली हमारे पास यहाँ से एक हेडिंग भी आ गई, पैराग्राफ भी और लिंक भी। ओके, नेक्स्ट वन इज difference, explain the differences between system software and application software with suitable examples। इस क्वेश्चन में हमसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। साथ ही एग्जांपल्स भी देनी है। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि रोल और यूजेज भी समझाना है हमने, ठीक है, ताकि एक अच्छा आंसर हम लिख सकें। ओके, अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है सॉरी, बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और पूरे सिस्टम को चलाने के काबिल बनाता है। कि कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, मेमोरी, प्रोसेसर और डिवाइसेस को मैनेज करना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ना बेस प्रोवाइड करता है। एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कि इसमें स्पेसिफिक टास्क का मतलब परफॉर्म करना, जैसे कि MS वर्ड एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी मखसूस काम के लिए, यूज़र के किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसका काम कोई एक मखसूस काम होता है, ठीक है, जैसे टाइपिंग, कैलकुलेशंस या इंटरनेट ब्राउजिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि अपने ऑन पे ये चल रहे होते हैं। विंडोज़ है, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं, जबकि वर्ड, एक्सेल, वेब ब्राउजर्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता रहता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर डायरेक्टली यूज करता है। ओके, alright, question number 5 is write a JavaScript program that prints numbers from 10 to 1। इस क्वेश्चन का मेन फोकस है कि आपने जावास्क्रिप्ट लूप्स को यूज करना है, क्योंकि हमने रेपिटेशन परफॉर्म करनी है ना, नंबर्स को हमने शो करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में लूप कंट्रोल को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास, आपने देखा होगा यूनिट 3 में कि लूपिंग को हमने यूज़ किया था, फॉर लूप का यूज़ किया था, उसके अलावा कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। तो जावास्क्रिप्ट में लूप का यूज़ तब होता है जब हमें कोई काम बार बार करना हो, जब हमें पता हो कि कितनी दफ़ा लूप चलानी है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना 10 to 1। फॉर लूप इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप, यानी कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑलरेडी एडवांस में पता हो, ठीक है। तो यहाँ लूप 10 से स्टार्ट होगी और हर स्टेप पर वैल्यू 1 से जो है ना कम होती जाएगी, जब तक कि हम 1 पे ना पहुंच जाए। ओके, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का हमारे पास कोड है जो हम जिसकी हमसे डिमांड की गई है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 10, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड आई माइनस माइनस। यानी कि अगर हम इसको ड्राई रन करके देखें तो 10 इज ग्रेटर देन 1, 2, यहाँ पे हमारे पास 10 शो हो जाएगा। फिर 10 में एक डिक्रीमेंट होगा,
-1 कितना हो जाएगा? 9। 9 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। देन 9 भी शो हो जाएगा। इसी तरह करते करते हम आएंगे 1 तक। 1 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स। लेकिन 1 इक्वल तो है ना 1 के, तो 1 भी प्रिंट होगा, ठीक है। फिर जब 1 में डिक्रीमेंट होगा तो 0। 0 इज नीदर ग्रेटर देन 1 नॉर इक्वल्स टू 1। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी। देन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो BR में लिखा है, दैट मीन्स कि नेक्स्ट लाइन में आपको शो होती जाएगी आउटपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास और है, व्हाट इज बिग डेटा, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का कंसेप्ट और उसके हमसे जो है ना फायदे पूछे गए, ठीक है। तो बिग डेटा का सबसे बड़ा अगर हम बात करें ना, बिग डेटा का होता क्या है, बहुत ही कम्प्लेक्स डेटा, बहुत ही इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वैरायटी, और हम इसमें एक और वी होता है, वॉल्यूम, वैरायटी, एंड आई फॉरगेट द थर्ड वी, क्या होता है ये, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। ओके, अच्छा देखें, इसमें ये 3 वीज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और ये डेटा सोशल मीडिया, वेबसाइट, सेंसर्स और ऑनलाइन सिस्टम से जनरेट होता है, ठीक है। यूट्यूब भी एक जो है ना बिग डेटा की एग्जांपल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग इसमें जो है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है विद ग्रेट स्पीड। ओके, विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीडियोस। ओके, तो बिग डेटा का सबसे बड़ा फ़ायदा बेटर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज डेटा एनालाइज करके ट्रेंड्स और पैटर्न समझ सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा बिजनेस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, जहां कंपनीज अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाती हैं। ओके, और फिर तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि बिग डेटा एनालिसिस से इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर कंपनीज कस्टमर प्रेफरेंसेस समझकर वो काम करती हैं जो जो उनको प्रॉफिट दे। ओके, और फिर वो काम, जैसे वो सेल कब लगानी है, कहाँ पे, कब, किस मौके पे कितना % ऑफ करना है। ओके, ये सब चीज़ें बिग डेटा से ही एनालाइज होती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज एआई, एक्सप्लेन एनी 3 एरियाज ऑफ एआई। इस क्वेश्चन में एआई का कंसेप्ट और उसके 3 एरियाज को एक्सप्लेन करना है। एआई कंप्यूटर साइंस का बेसिकली वो फील्ड है जिसमें मशीन्स को ह्यूमन जैसे सोचने और डिसीजंस लेने के काबिल बनाया जाता है। एआई सिस्टम्स डेटा एनालाइज करते हैं, सीखते हैं और बिना ह्यूमन की हेल्प के काम को आसान बना देते हैं, ठीक है। एआई का पहला एरिया है मशीन लर्निंग, जिसमें सिस्टम डेटा से लर्न करता है और टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होता रहता है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ओके, फिर अगर हम बात करें रोबोटिक्स की, तो जहाँ इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई जाती हैं जो फिजिकल काम करती हैं, ह्यूमन के काम को आसान बना देती हैं, हैवी जो वेट लिफ्टिंग में, फायर फाइटिंग में, ठीक है, और लैंड माइंस को डिफ्यूज़ करने में यूज़। अभी आप ना जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसकी आप लेंथ को आराम से बढ़ा सकते हैं, जो अभी हमसे पूछे जाएंगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं, कि ठीक है, उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन में साथ में मार्क्स की डिवीजन लिखी होती है ना, तो आपने उस पर भी फोकस करना है। ओके, अच्छा, फिर हम बात करते हैं एनएलपी की। एनएलपी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये इसका तीसरा एरिया है जिसमें कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के काबिल होते। वॉइस असिस्टेंट सीरी है, एलेक्सा है, चैट बोर्ड्स और ट्रांसलेशन सिस्टम्स एनएलपी की कॉमन जो है ना बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। बल्कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट असिस्टेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फ्लो चार्ट इज बेसिकली ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लो चार्ट में हम जो है वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ओवल का यूज़ हम करते हैं स्टार्ट के लिए, इनपुट में हम जो है वो पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल, एंड देन आउटपुट के लिए भी हम जो है वो ओवल, और सॉरी, आउटपुट के लिए भी हम जो है वो पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, और स्टॉप करने के लिए भी हम ओवल का यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर हम ये जो फ्लो लाइंस हैं ये इन सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ऑब्वियसली ट्राई एंगल यानी कि 3 साइड्स, ठीक है। तो हमने स्टार्ट लिया, 3 साइड्स जो है वो ले ली, ए बी सी हमने सपोज किया है, और फिर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमने सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर लिया,
S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और एरिया को हमने डिनोट कर दिया AR से। AR इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने लगाया एंड देन हमने सिंपली उस जो एरिया है AR इसको हमने प्रिंट कर देना है। प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल और आउटपुट एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन हमारा जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। बेसिकली ये था हमारे पास पास्ट पेपर का सॉल्यूशन जो कि लिया गया है सप्ली में। सप्ली के लिए था ये, और इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली ये पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो हमने पेपर डिस्कस किया था वो हमारे पास 2025 में जो फाइनल एग्जाम्स हुए थे वो पेपर था, ठीक है। वो सॉल्यूशन भी आपके पास मौजूद है, ये भी है आपके पास। अब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को देखते हुए अपनी इनको समझ के अपनी एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर की, ठीक है। आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जो है ना अच्छे स्कोर कर सकते हैं, कौन सी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कब देनी चाहिए। और उसके अलावा एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा हो तो हमने मोस्ट प्रॉब्ली हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल को ज़रूर देखा। तो एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन के साथ लिखते हैं ना, एक तो लिखा हुआ भी होता है, मेंशन किया होता है कि गिव वन एग्जाम्पल और गिव टू। उसके अलावा भी अगर आप एग्जाम्पल मेंशन करते हैं ना तो बेसिकली आप एक अच्छे मार्क्स अपने वहीं पे लॉक कर देते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि जिनमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, और साथ में शायद लिखा हो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोर्ट्स। अगर सपोज करते हैं आपको इन ऐसे दो क्वेश्चंस में और मिलती है, वैसे भी दो और जो और है ना जिन दो क्वेश्चंस के दरमियान, उनमें आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्लोज्ड एंडेड होता है और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को अगर हम देखें यानी कि उसका जो आंसर है बड़ा फोकस्ड होता है, यानी आउटपुट लिखनी है, सिंपली हमने आउटपुट लिखनी है, हमारे मार्क्स जो है वो वहाँ पे लॉक हो गए। शॉर्ट नोट में क्या पता आप नोट सही लिख पाएँ ना लिख पाएँ, क्या पता आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लिख लें। तो बेसिकली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें जिसका आंसर बड़ा फोकस्ड सा होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कहीं पे भी आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपको लगता है कि जिनके साथ ये शेयर होनी चाहिए उस उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और कमेंट्स में बताया करें कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई या आपके लिए मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।